हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चिराग बंसल। आज की वीडियो में मैं आप सबको इंटर्नशिप स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा बिकॉज इवन इफ यू आर टारगेटिंग आईआईसीटी और नीट पीजी, इंटर्नशिप इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन। बिकॉज इंटर्नशिप एक ऐसा टाइम होता है जब तुम अपने सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स क्लियर कर चुके होते हो। यू हैव अ फेयर इनफ आइडिया कि तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, एंड तुम्हें एक बार सब सब्जेक्ट्स पढ़ रखे होते हैं। तुम्हें उनका बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज होता है। तुम्हें उसे और बिल्डअप करना होता है, चीज़ों को रिवाइज़ करना होता है, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू एक्चुअली कैन इंटीग्रेट ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम फर्स्ट प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी टू द फाइनल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स लाइक सर्जरी। तुम इसी इंटर्नशिप के टाइम पे इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड बिलीव मी गाइस, जो फ्रेश अटेम्प्ट होता है किसी भी एग्जाम का, दैट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। मीन्स इवन इफ यू थिंक के ड्रॉप करने से एक साल और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यू आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। बिकॉज जो तुम्हारा इंटर्नशिप वाला फ्रेश अटेम्प्ट होगा, दैट विल बी द योर बेस्ट अटेम्प्ट, बिकॉज उसमें तुम सबसे ज्यादा फ्रेश हो अपने कंसेप्ट के साथ। यू हैव द मोस्ट एनर्जी और मोस्ट डेडिकेशन टू क्रैक द एग्जाम। सो अपना ये अटेम्प्ट वेस्ट मत जाने दो। इंटर्नशिप को बहुत ही वाइजली यूज करना है, एंड कैसे अपनी इंटर्नशिप को तुम्हें यूज करना है, मैं आज की वीडियो में तुम्हारे साथ ये डिस्कस करूंगा। So before starting the video, I want to tell you some basic rules for studying in internship. देखो फ्रेंड्स, अलग अलग कॉलेजेस की जो इंटर्नशिप होती है वो अलग अलग तरीके से हेक्टिक होती है। कुछ कॉलेजेस में जैसे कि सफदरजंग, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पेशेंट लोड ज्यादा है, इंटर्नशिप इज रियली हैवी। साउथ के मेडिकल कॉलेजेस में भी इंटर्नशिप इज हैवी। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम का वर्कलोड होता है, इवन मोर देन 12 आवर्स अ डे तुमसे ड्यूटी कई बार कराई जाती है। तो जो फर्स्ट रूल है इंटर्नशिप में पढ़ने का वो ये है कि कोई भी दिन तुम्हारा ऐसा नहीं जाना चाहिए जब तुम बोलो कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा। सो 365 डेज ऑफ इंटर्नशिप में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब तुमने जीरो स्टडी करी हो। इवन तुमने 1 घंटा भी अगर स्पेयर किया तो तुम्हारा वो 1 घंटा की स्टडी उस दिन की काउंट होनी चाहिए। मतलब हर दिन तुम्हें एटलीस्ट कुछ ना कुछ जरूर करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर दिन 10 घंटे पढ़ना है, बट हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा या कुछ ना कुछ जरूर करना है। इवन इफ इट इज द मोस्ट हैवी ड्यूटी ऑफ योर इंटर्नशिप, तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ पढ़ना है, जीरो कभी नहीं करना। सेकंड रूल, जैसे तुम अब इंटर्नशिप पे काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं सोचना कि जो मेरा ड्यूटी वाला टाइम है वो मेरा वेस्ट टाइम है एज फार एज स्टडी इज कंसर्न। तो तुम्हें ड्यूटी पे भी पढ़ना है। दैट ड्यूटी टाइम हैज टू बी मेड यूजफुल। अगर तुम 10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके से अपनी ड्यूटीज करनी है, वाइजली स्मार्टली अपनी ड्यूटीज करनी है कि तुम उनमें से एटलीस्ट 2 घंटे का स्टडी टाइम निकाल सको। क्योंकि इंटर्नशिप में बहुत सारे ऐसे काम करवाए जाते हैं जब तुम किसी ना किसी तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। मान लो तुम्हें बोला गया है किसी पेशेंट को सीटी रूम में शिफ्ट करना है, या तो तुम्हें बोला गया है किसी पेशेंट की कोई रिपोर्ट ट्रेस करनी है। while going to some lab या while shifting the patient alongside, you can just open your phone। आप अपने फोन में कुछ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने के लिए या किसी को कॉल करने के लिए भी वो यूज करते हो ना, आप उसमें मैरो, प्रेपलेटर, सेरिबेलम, जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो वो खोलो। उसमें से जो भी आपने कल रात को पढ़ा था, जो भी टॉपिक पढ़ा था, जो भी चैप्टर पढ़ा था, आप उसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैरो में और बाकी भी एप्स में आजकल इतने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज को ऑर्गेनाइज किया है कि उसके साथ ही साथ यू गेट द एक्सप्लेनेशन। तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी जिसमें तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें नोट्स भी खोलने नहीं पड़ेंगे। अगर तुम वो एमसीक्यूज ठीक कर रहे हो, इट मीन तुम कंसेप्चुअली ऑलरेडी ठीक जा रहे हो, और अगर तुम वो एमसीक्यूज गलत कर रहे हो तो तुम वो एक्सप्लेनेशन से अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। सो तुम अपने ड्यूटी के टाइम पे भी एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें घर आकर एमसीक्यूज पे अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। अगर तुम अपना 100% देना चाहते हो तो तुम्हें ड्यूटी के टाइम पे अपना बेस्ट जो भी टाइम निकाल सकते हो वो पढ़ना है। सो अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो एक दिन में, तुम्हें बोलना चाहिए कि मेरे पास सोने और खाने के अलावा जितना टाइम है मैं उतना टाइम अपना स्टडी पे लगाता हूँ। ये सुनने में बहुत ऐसा लग रहा होगा कि यार हमारी लाइफ, हमारे फ्रेंड्स, हमारा पब्लिक, हमारा सर्कल, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा ये सब कहाँ गया। एटलीस्ट फॉर 1 ईयर तुम्हें ये सबको हटाना है अपनी लाइफ से। 1 साल के लिए हटा लो, उसके बाद वंस यू गेट योर ड्रीम ब्रांच इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट और कॉलेज, देन यू कैन री इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इनटू योर लाइफ। मैंने भी अभी यही किया है। पहले मैं इन सब चीजों से डिटैच हो गया था, अभी वो सब चीजों को दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आया हूँ। तो वो टाइम तुम्हें मिल जाता है, लेकिन एक बार अपने आप को बेस्ट इंटर्नशिप का अटेम्प्ट दो, ताकि तुम एटलीस्ट एग्जाम देने के बाद तुम्हें मन में ये रिपेंट ना हो कि यार तुमने अपना बेस्ट नहीं किया। देखो, रैंक कितना आएगा, तुम्हारी कॉलेज कौन सी मिलेगी, ब्रांच कौन सी मिलेगी, ये सब और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है जिन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं जिस चीज पे बिलीव करता हूँ वो ये है कि एटलीस्ट जब तुम एग्जाम में बैठो ना, बिफोर स्टार्टिंग योर एग्जाम, तुम्हारे मेंटल पीस में तुम्हें एक तरीके से ये रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट प्रिपरेशन किया। अगर तुम्हें एग्जाम में बैठते वक्त ये रियलाइजेशन है, तो तुम समझ लो कि तुम्हारा हार्डवर्क था वो पे ऑफ तुम्हें करेगा ही करेगा, तुम्हारा काम उसी दिन हो गया। अगर तुम्हें एग्जाम में बैठते टाइम कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यार मैंने अपना 100% मेहनत नहीं की, तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। तो दैट अटेम्प्ट मे नॉट बी योर बेस्ट अटेम्प्ट। सो दिस इज द मेन थिंग जो तुम्हें रियलाइज करने की जरूरत है।
और एक चीज और बताता हूँ, जो इंटर्नशिप का टाइम है, जैसे मान लो कि तुम सोचो कि यार मैं अपनी ड्यूटी के टाइम पे नोट्स पढ़ लेता हूँ, तो दैट इज नॉट ए गुड स्ट्रेटेजी टू स्टडी नोट्स, बिकॉज सपोज तुम एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, जब तुम नोट्स के कुछ लर्निंग पार्ट में हो, तभी तुम्हें कोई ना कोई सीनियर, कोई रेजिडेंट आके बुलाएंगे और बोलेंगे कि तुम ये वाला काम करो, उस पेशेंट को फॉलिस डाल दो, उसकी आरटी डाल दो, उसका सैंपल निकाल दो, कुछ ना कुछ बोलेंगे एंड तुम्हारा फ्लो वहीं के वहीं ब्रेक हो जाएगा। सो सॉल्विंग एमसीक्यूज while on duty is a better idea rather than डूइंग द लर्निंग थिंग्स। तो तुम्हें ये छोटी छोटी चीजों को सीखना है, अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, तब जाके तुम इंटर्नशिप के टाइम पे भी अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे पाओगे। चलो, ये सब तो थे बेसिक रूल्स जो तुम्हें इंटर्नशिप में कैसे पढ़ना है, फॉलो करनी है। अब मैं एक पैटर्न वाइज तुम्हें बताऊंगा कि हर मंथ में तुम्हें किस तरीके से अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टडी इज इंटर्नशिप टू स्कोर ए गुड रैंक एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। इसका क्या मतलब है? अच्छा, तुम अगर सोचो कि यार जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैं उस टाइम पे ईएनटी पढ़ रहा था या तो मैं मेडिसिन पढ़ रहा था, मेरी मेडिसिन की ये 2 यूनिट्स हो गई थी, ये बची हैं, मैं सोचूं कि पहले यही कंप्लीट करूं, या तो मेरे यार 2 सब्जेक्ट्स के नोट्स बने नहीं है, मैं पहले वो नोट्स बना लेता हूं। तुम 1 महीना इंटर्नशिप पर नोट्स बनाने में ही खराब कर दो। सो दिस इज नॉट ए गुड आइडिया। सो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। इंटर्नशिप की फर्स्ट डे तक तुमने जो कर लिया पहले कर लिया, जितना टाइम जहां लगाना था लगा लिया, सो वो टाइम को भूल जाओ। अब इंटर्नशिप में आने के बाद तुम्हें एक फ्रेश स्टार्ट करना है। एक फ्रेश स्टार्ट का मतलब है शुरू से अपने सारे सब्जेक्ट्स को दोबारा से रिवाइज करना है, और वो कैसे करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें पीछे वाला कुछ कंटिन्यू नहीं करना। अच्छा, अब सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, मेक एन ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स और लेस स्टडीड एंड रिवाइज सब्जेक्ट्स टू द मोस्ट इजी सब्जेक्ट। जैसे सपोज करो तुमने इंटर्नशिप के पहले भी कुछ ना कुछ ग्रैंड टेस्ट तो दिए होंगे, हर कोई कुछ ना कुछ ग्रैंड टेस्ट देता है। तुम्हें उनको एनालाइज करके ये फाइंड आउट करना है कि तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है, या उसमें तुम्हें एक पूरा वो चार्ट मिल जाता है अच्छी एप्स वगैरह में, जैसे मैरो वगैरह में, जिसमें मैक्सिमम परसेंटाइल से मिनिमम परसेंटाइल में वो अरेंज कर देते हैं। तो उसमें देखो कि तुम्हारा मिनिमम परसेंटाइल लगातार किस सब्जेक्ट में आ रहा है। मतलब एक टेस्ट से जज मत करना, 2-3 टेस्ट से एक एवरेज निकाल के देखो। तो उनका एक लिस्ट बना लो कि यार हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग है, ये सब्जेक्ट सबसे वीक है। तो ये तुम्हारी पर्सनलाइज्ड एक लिस्ट होगी, ये हर स्टूडेंट की अपनी सेपरेट होगी। इसके लिए तुम्हें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, किसी टीएनडी शेड्यूल को, किसी तरह के दूसरे लोगों के शेड्यूल को फॉलो नहीं करना। मेक यूर पर्सनलाइज्ड लिस्ट, प्लीज, ये करना है। एंड डिवाइड द इंटायर ईयर, जो 12 महीने होते हैं ना एक साल में, उस इंटायर ईयर को 4 रिवीजन सेशंस में तुम्हें डिवाइड करना है। 4 रिवीजन सेशंस में। अब वो 4 रिवीजन सेशंस किस तरह के होंगे? फर्स्ट रिवीजन सेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल रिवीजन सेशन होगा, जिसमें तुम सबसे ज्यादा अपने कंसेप्ट को बनाओगे, आराम आराम से पढ़ोगे इंटर्नशिप में भी, और अपने कंसेप्ट को, अपने एमसीक्यूज को, अपने कस्टम मॉड्यूल्स को, अपने ग्रैंड टेस्ट को, सब चीजों को सोल्व करते हुए पढ़ोगे, अपने रैंक को एक्सेल करते हुए पढ़ोगे। दैट इज फर्स्ट सेशन, दैट इज 6 मंथ सेशन। इसमें तुम्हें जितने कंसेप्ट बनाने तुम उतने कंसेप्ट बनाओगे, ताकि जब तुम आगे आने वाले सेशन जो छोटे होते रहेंगे उनमें ज्यादा जल्दी स्पीड से पढ़ सको। सो फर्स्ट रिवीजन इज 6 मंथ्स। अब मैं बताऊंगा बाकी भी कैसे इसमें पढ़ना है 6 मंथ में, लेकिन पहले मैं बाकी के सेशंस बता देता हूँ। सेकंड रिवीजन इज 3 मंथ्स। इसमें थोड़ा और फास्ट हो जाएंगे, कैसे होंगे मैं बताऊंगा। थर्ड रिवीजन इज 2 मंथ्स। इसमें और भी फास्ट हो जाएंगे, तो इसमें भी कैसे करना है मैं सब बताऊंगा। फोर्थ रिवीजन, द लास्ट रिवीजन इज लास्ट मंथ ऑफ इंटर्नशिप, जिसके लिए मैं तुम्हें ऑलरेडी 2 वीडियोस बना के दे चुका हूं कि लास्ट मंथ में कैसे पढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी भी ब्रीफ में बताऊंगा कि कैसे करना है। सो हमारे टोटल 4 सेशंस हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट सेशन 6 मंथ्स, सेकंड सेशन 3 मंथ्स, थर्ड सेशन 2 मंथ्स एंड द लास्ट सेशन इज 1 मंथ। 6 3 2 1। इस तरीके से हम अपने इंटर्नशिप के 12 महीने के टाइम में सारे के सारे 19 सब्जेक्ट्स के सारे हाई यील्ड टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 4 बार रिवाइज कर लेंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा, एक डिसेंट, एक टॉप 100 रैंक स्कोर करने के लिए डिसेंट इनफ नंबर ऑफ रिवीजन मैं मानता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि इन 4 रिवीजन सेशंस में पढ़ना कैसे है। सो फर्स्ट रिवीजन सेशन इज 6 मंथ्स। देखो देखो, इंटायर 19 सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड इन दीस 6 मंथ्स। ये 6 महीने में पूरे के पूरे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कैसे पढ़ना है? जैसे कि वो हमने एक पर्सनलाइज्ड लिस्ट बनाई थी ना, कि मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी, लीस्ट परसेंटाइल फॉर मी से लेके मोस्ट इजी फॉर मी। तो मोस्ट डिफिकल्ट को सबसे पहले उठाएं, उसको सबसे पहले पढ़ें। अच्छा, जब भी तुमने ये 6 मंथ्स में पढ़ना है, तुम्हें कुछ चीजों को बहुत ध्यान से फॉलो करना है। वो क्या क्या है कि जीटी फ्रीक्वेंसी। देखो, ग्रैंड टेस्ट तो हमें देना ही देना है, ग्रैंड टेस्ट को हमें छोड़ना नहीं है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, हमें कितने ग्रैंड टेस्ट देनी है, जिससे हम एक अच्छा रैंक एंड में लेकर आए। देखो, ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं ग्रैंड टेस्ट बिल्कुल नहीं दे रहा, एंड में मेरे को आके पता लगे यार मेरे पास तो एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं थी मैं लोगों में कितना स्टैंड करता हूं, मैं तो सिर्फ नोट्स पढ़े जा रहा था और मेरे को भी कुछ याद नहीं है। ये नहीं करना है। और ये भी नहीं करना कि मैं सिर्फ ग्रैंड टेस्ट दिए जा रहा हूं, मैं अपने नोट्स नहीं पढ़ना। हमें एक बैलेंस बनाना है। वो बैलेंस ही मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि कैसे बनाना है। जो ग्रैंड टेस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 जीटी पर मंथ। इस 6 मंथ्स में जो फर्स्ट रिवीजन सेशन है, उसमें एक ग्रैंड टेस्ट हम 1 महीने में देंगे, और उस ग्रैंड टेस्ट को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। जिस दिन हमने ग्रैंड टेस्ट दे दिया, हमारा यही मतलब कंसेप्ट होना चाहिए कि हमें उसी दिन उसको एनालाइज करना है। उसका रीजन, उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि हमारा टाइम बहुत सेव होता है। अगर हम ग्रैंड टेस्ट नेक्स्ट डे या उससे 2-3 दिन बाद एनालाइज करने बैठेंगे, हम बहुत सारे भूल जाएंगे।
कि मैंने इसमें क्या किया था या फिर ये कंसेप्ट में मैंने ऐसे क्यों किया। हमें दोबारा से टाइम इन्वेस्ट करके वो चीजों को रिकलेक्ट करना पड़ेगा। सेम डे अगर तुम उसी को एनालाइज कर रहे हो तो यू रिमेंबर कि तुम कहां पे अटके थे एंड व्हाट यू वर नॉट एबल टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग द एग्जाम। सो इट विल टेक लेस टाइम, इवन लेस देन हाफ ऑफ द टाइम टू एनालाइज दैट ग्रैंड टेस्ट। एंड दूसरी चीज, तुम बहुत बार एग्जाम के टाइम में बहुत से गैसेस लगाते हो जिसको मैं बोलता हूँ माइंडफुल गैसेस। एंड अगर मेरी बात का तुम यकीन करो, जो टॉपर्स होते हैं उनको सारा एग्जाम नहीं आता होता। बहुत से टॉपर्स माइंडफुल एंड अच्छे गैसेस लगा के उन क्वेश्चंस को सही करते हैं एंड इवन विदाउट नोइंग दे एंड अप इन मार्किंग द राइट आंसर, सो दे गेट ए गुड रैंक। तो ये टेक्निक आनी चाहिए। अगर तुमने वो सेम डे एनालाइज किया, तुम्हें पता लगने लगेगा कि तुम्हारे कौन से गैसेस सही जा रहे हैं एंड तुम्हें आगे आने वाले मेन एग्जाम में किस तरीके से गेस करना है। ये तुम्हें कोई बता नहीं सकता। ये एक ऐसी आर्ट है जो तुम्हें खुद ब खुद प्रैक्टिस के साथ आएगी। सो इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रैंड टेस्ट को सेम डे एनालाइज करना है। अब एमसीक्यूज शेड्यूल बता देता हूँ। देखो, ग्रैंड टेस्ट तो एक टेस्ट है जिससे मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को कितना आता है, लेकिन एमसीक्यूज एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की मतलब मेरे को सीखना है कि इसका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो वो भी हमें साइड बाय साइड करनी है। अब एमसीक्यू, सॉल्व ऑल द 19 सब्जेक्ट्स एमसीक्यू सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि स्टार्ट फ्रेश। सपोज करो इंटर्नशिप के पहले वाले टाइम में तुमने कुछ सब्जेक्ट्स के सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं किए, तुमने कुछ उसके मॉड्यूल्स को छोड़ दिया। दे आर कॉल्ड अनअटेम्प्टेड मॉड्यूल्स एंड वो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जो तुमने छोड़ रखे हैं। तो व्हाइल स्टडीइंग इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप, जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो उसके अनअटेम्प्टेड मॉड्यूल्स को, जो इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही रेयर वगैरह बोल रहा हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स उनको पहले सॉल्व करो सो दैट यू गेट ए कंप्लीशन, ताकि तुम्हें एक ये लगे कि तुमने अच्छे से थोरोली सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, अपनी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लिया, तुम्हें हर एमसीक्यू को सॉल्व करने का आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन इसको बहुत ज्यादा टाइम देके नहीं करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। देन द सेकंड इज रॉन्ग एमसीक्यू, जो तुमने इंटर्नशिप तक सॉल्व करे थे बट तुम गलत कर देते थे। नाउ इट्स द टाइम टू सॉल्व दोस एमसीक्यू सो दैट यू कैन जज विदर यू कैन मेक देम राइट नाउ और नॉट, कि तुम अभी भी उनको ठीक मार्क कर सकते हो या फिर अभी भी वो तुम्हारे गलत होंगे। सो दैट इवन इफ दे आर गेटिंग रॉन्ग नाउ, यू नीड टू गो बैक टू योर कंसेप्ट्स। तुम्हें उनके कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना है। सो दिस इज द टाइम टू सॉल्व द रॉन्ग एमसीक्यू। एंड थर्ड इज पीवाईक्यूज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट और एनआईसीटी के होते हैं, इनकी देखो वेटेज बहुत ज्यादा है। अब जैसे जैसे मैं आगे आने वाले तुम्हें सेशंस बताऊंगा, 3 मंथ, 2 मंथ और 1 मंथ, इनको मैं लिस्ट में ऊपर ऊपर करते जाऊंगा। जो मेरी पुरानी वीडियोस थी लास्ट मंथ एनआईसीटी के पहले, उनमें मैंने इन्हीं पे फोकस किया है। लेकिन जब तुम्हारे फर्स्ट 6 मंथ्स इंटर्नशिप के, उसमें तुम अनअटेम्प्टेड मॉड्यूल्स एंड रॉन्ग एमसीक्यूज के बाद तुम पीवाईक्यूज को उठा सकते हो, लेकिन करना जरूर है। एंड द लास्ट इज क्लिनिकल एमसीक्यूज। आजकल मोस्टली एमसीक्यूज ऑलरेडी क्लिनिकल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम किसी ऐसे सोर्स से पढ़ो जहां पे वन लाइनर्स ज्यादा आ रहे हैं, प्लीज स्किप दोस वन लाइनर्स, क्योंकि क्लिनिकल इज द ट्रेंड नाउअडेज, जैसे कि मैरो में होता है। अच्छा, तो अभी हमने जीटी की बात की, ग्रैंड टेस्ट, और अभी हमने एमसीक्यू शेड्यूल की बात की। अभी मैंने फिर से लिखा हुआ टेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ने ग्रैंड टेस्ट फ्रीक्वेंसी तो पहले ही बता दिया, अब व्हाट इज मीन्ड बाय टेस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट का मतलब है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। अब तुम सोच रहे होगे कि हमें ये क्यों देना है अगर हम ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं। इसका रीजन ये है कि तुम फर्स्ट 6 मंथ्स में सब्जेक्ट वाइज पढ़ोगे ना, जो तुमने अपनी एक लिस्ट बनाई थी कि मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी से लेके मोस्ट इजी फॉर मी तक जाएंगे, उसमें तुम हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद एक बार टेस्ट देके ये जज तो करोगे ना कि तुम्हें वो सब्जेक्ट अभी कितना आता है, उस सब्जेक्ट में तुम्हारा रैंक कितना आ पा रहा है, और तुम कितने स्टूडेंट्स में से कहां पे स्टैंड कर रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक सब्जेक्ट को हमने कर लिया लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम अभी भी उसके एमसीक्यूज को ठीक कर पाएंगे कि नहीं। अगर तुमने मोस्ट डिफिकल्ट को पढ़ लिया, उसके बाद तुमने ग्रैंड टेस्ट दिया और अभी भी वो तुम्हारे लिए लीस्ट परसेंटाइल या मोस्ट डिफिकल्ट बना हुआ है, इसका मतलब तुमने उसको ढंग से नहीं पढ़ा। उसको कैसे जज करोगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। तो जो ये टीएनडीज वगैरह चलती हैं, डैम्स की, भाटिया की, मैरो पे भी चलते हैं, इनको करने का बेस्ट वे क्या है। ऐसा नहीं कि जिस दिन वो बोले कि आज हमारा टेस्ट लाइव हो गया, हम आज ही उसको सॉल्व कर लेंगे, हमने उसको पढ़ा या नहीं। नो नो, जब तुमने अपने पर्सनलाइज्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तुम अपना एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्लान करो। जो भी ऐप है जिसमें वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है या तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसमें से तुम वो सब्जेक्ट का टेस्ट दे दो, उसके आंसर तुम्हें पता लग जाएंगे। आजकल मोस्टली जो सॉल्यूशन वीडियोस हैं वो साथ में होती हैं। तुम उसमें सिर्फ उतना पार्ट देखो जो तुम्हारा कंसेप्चुअली वीक है, जिनके आंसर्स तुमने गलत मार्क किए, जस्ट टू सी कि तुमने कहां गलती की एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट दैट मिस्टेक टू हैपन again. So this is how you need to use TNDs, subject wise test, either in Marrow, DAMS, Bhatia, Cerebellum, PrepLadder, any platform. ठीक है, इस तरीके से यूज करना है। Once you complete your personalized list subject, then give a subject wise test and 1 GT per month. And MCQs कैसे सॉल्व करने मैंने ऑलरेडी बता दिया, unattempted modules, wrong MCQs, PYQs and then clinical MCQs. And last is custom module. देखो, every alternate day
सॉल्व एटलीस्ट वन कस्टम मॉड्यूल ऑफ 25 एमसीक्यूज ईच। देखो मैंने ये नहीं बोला कि तुम रोज सोल्व करो, रोज तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है, जो मैंने तुम्हें वैसे बताया था कि तुम्हारे अनअटेम्प्टेड मॉड्यूल्स जो हैं, या जो तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं, या तो तुम्हारे रॉन्ग एमसीक्यूज हैं, उसके एडिशनली मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तो ऑल्टरनेट डे बोल रहा हूँ, तुम्हें एक 25 एमसीक्यूज का कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करना ही करना है। उस कस्टम मॉड्यूल्स में तुम क्या क्या इंक्लूड करोगे? ऑल 19 सब्जेक्ट्स। अब देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो तुमने जो वैसे एमसीक्यू सॉल्व करे वो उसी सब्जेक्ट के करे ना जो तुम उस टाइम पे पढ़ रहे थे। लेकिन तुम्हें उस टाइम पे ये कैसे पता कि बाकी के 18 सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू तुम्हें भूल तो नहीं गए, या तुम्हें उससे पूरा कॉन्टैक्ट लूज़ तो नहीं हो गया? तुम्हें कहीं न कहीं टच में तो रहना है ना। इसीलिए एक कस्टम मॉड्यूल एवरी अल्टरनेट डे जिसमें सारे 19 सब्जेक्ट्स होंगे, तुम्हें करना है। जीटी तो तुम एक पूरे मंथ में एक ही दे रहे हो ना, लेकिन एवरी अल्टरनेट डे एक 25 एमसीक्यूज़ का 19 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने वाला कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करने से तुम्हारा हर 19 सब्जेक्ट से टच बना रहेगा। अगर तुम उसमें भी कुछ गलतियाँ कर रहे हो तो यू कैन एनी टाइम गो बैक टू योर नोट्स एंड वो अपना कांसेप्ट ठीक कर पाओगे। इससे तुम्हें कभी भी ये नहीं लगेगा कि तुमने ये सब्जेक्ट तो पता नहीं कितना टाइम से पहले पढ़ा था, अभी तुम्हें कुछ नहीं आता। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट फीलिंग एंड कॉन्फिडेंस जो हर स्टूडेंट में होना चाहिए कि मेरे को कुछ ना कुछ तो इस सब्जेक्ट का आता है एंड मैं इसके टच में हूँ एट एवरी डे ऑफ योर इंटर्नशिप। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें ऑल 19 सब्जेक्ट्स, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, क्लिनिकल एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, आईएनआईसीटी, नीट टू सी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑल द 19 सब्जेक्ट्स। सो पता लग गया पहले 6 महीने में कैसे पढ़ना है? पहले 6 महीने में जब पढ़ना है तो अपने 19 सब्जेक्ट्स को डेज अलॉट करो। इस तरीके से अलॉट करो कि जो तुम्हारे 6 मंथ यानी कि 180 डेज हैं, उसमें तुम्हारे 19 सब्जेक्ट्स के एवरेज 10 डेज हो गए पर सब्जेक्ट। तो कभी जो छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे कि साइकेट्री, डर्मा, उनको 5 डेज भी दे सकते हो। जो तुम्हारे बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, उनको तुम 20 डेज भी दे सकते हो। इस तरीके से अपने डेज डिवाइड कर लो कि 180 डेज में तुम्हारे 19 सब्जेक्ट्स हो जाएँ। थोड़ा-सा मार्जिन लेके चलना, क्योंकि 10 दिन तुम्हें जीटीज़ वगैरह देने में भी लग जाएँगे, ठीक है? लेकिन जो 19 सब्जेक्ट्स हैं, उनको तुम्हें 6 मंथ में अच्छे से कंप्लीट करना है। देखो तुम्हारे हर 19 सब्जेक्ट्स भी हो गए। जो तुम्हारे 19 सब्जेक्ट्स हुए, उसमें तुमने 19 के 19 सब्जेक्ट से नोट्स तो पढ़ लिए अच्छे से, उसके बिना तुमने हर मंथ 1 जीटी भी दे लिया। तुमने एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लिए, जो तुम्हारे अनअटेम्प्टेड मॉड्यूल्स थे वो भी कवर कर लिए, रॉन्ग एमसीक्यूज़ को भी दोबारा से देख लिया, क्लिनिकल एमसीक्यूज़ भी कर लिए। तुमने सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट या टीएनडी भी कर लिया साथ के साथ, जो कि तुम करना चाह रहे थे, जो बाकी स्टूडेंट्स कर रहे थे, है ना? एंड इसके अलावा तुमने एक कस्टम मॉड्यूल भी करा हर अल्टरनेट डे। दिस इज़ द प्योर वे ऑफ प्रिपरेशन इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। अब दोस्तों जैसे होता है ना कि एक लोडिंग डोज़ होती है ड्रग की। अब तुमने अपनी इंटर्नशिप की प्रिपरेशन को लोडिंग डोज़ में तो कर लिया है। अब तुम्हें उसको मेंटेनेंस डोज़ में चलाना है। मेंटेनेंस डोज़ का क्या मतलब है कि अब तुम्हें वो गाड़ी जो तुमने भगाई थी फर्स्ट 6 मंथ में अच्छे से हर चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करके फर्स्ट 6 मंथ में, अब तुम्हें उसको आगे जो है कंटिन्यू करते हुए लेके जाना है। कैसे? अब नेक्स्ट रिवीजन सेशन इज़ ऑफ 3 मंथ्स। अब उसमें कैसे पढ़ोगे? देखो एंटायर 19 सब्जेक्ट्स नाउ हैव टू बी कवर्ड इन 3 मंथ्स। अगर तुमने पहले 6 मंथ में उनको अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्चुअली पढ़ा है, अब तुम्हें हाफ टाइम लगेगा उन्हीं नोट्स को पढ़ने में। नोट्स तुम्हारे एक ही होने चाहिए, चाहे तुम आईपैड में रखो, चाहे हार्ड कॉपी पे रखो, कैसे रखो, एक ही नोट्स होने चाहिए। अब उन्हीं नोट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे, अब तुम्हें आधा टाइम लगेगा। सो जो 6 मंथ में किया था, अब वो 3 मंथ में करना है। इसमें भी वही करना है। अब देखो तुमने 6 मंथ के बाद तुम्हारा परसेंटाइल स्कोर तो बदल गया होगा, अब तुम्हारा डिफिकल्ट में नीचे कुछ और चला गया होगा, ऊपर जो पहले डिफिकल्ट थे वो आगे होंगे। अब अभी जो नीचे है उसको पहले करेंगे, समझ पा रहे हो ना? अब जो नीचे है उसको मैं लिस्ट में ऊपर करके अब उसको ऊपर-ऊपर करूँगा। हर हर सब्जेक्ट का परसेंटाइल स्कोर हम बढ़ाएँगे। समझ गए? अब तुम्हें लिस्ट दोबारा बनानी है। नाउ यू हैव टू मेक योर पर्सनलाइज्ड लिस्ट अगेन। अब उसमें जो है तुम्हारा सब्जेक्ट हैविंग द मोस्ट वेटेज एंड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ योर जीटीज़ परसेंटाइल स्कोर, यू हैव टू स्टडी फर्स्ट एंड स्टडी अदर सब्जेक्ट्स लेटर इन ऑर्डर। देखो अब जो जीटी की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी बढ़ने वाली है दोस्तों। पहले 1 जीटी पर मंथ था, अब 1 जीटी एवरी 3 वीक्स। हर 3 हफ्ते में 1 जीटी दे देंगे। यानी कि हर 3 महीने में जब हम पहले 3 जीटी दिया करते थे, अब हम 4 जीटी दे देंगे। तो हम थोड़ा-थोड़ा जीटीज़ को बढ़ा रहे हैं। एवरी 1 जीटी एवरी 3 वीक्स एंड इसको एनालाइज़ करने का सेम मेथड, एनालाइज़ ऑन द सेम डे। एमसीक्यूज़ का शेड्यूल, अब देखो इसमें मैंने अनअटेम्प्टेड को रिमूव कर दिया, क्योंकि अनअटेम्प्टेड अब अगर अभी भी कुछ अनअटेम्प्टेड बचा है ना, तो उसको बचा रहने दो। नाउ दिस इज़ नॉट द टाइम कि तुम अनअटेम्प्टेड पहले करो। अब टाइम है जो तुमने अटेम्प्ट कर लिया, उसको गलत ना करें। तो अब उन एमसीक्यूज़ को देखना है, उनके अभी भी जो रॉन्ग हैं, जो अभी भी तुम गलत कर रहे हो, उनको पहले करो, फिर पीवाईक्यूज़ करो। देखो पीवाईक्यूज़ ऊपर आ रहे हैं ना, एंड देन क्लिनिकल एमसीक्यूज़। अब टेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। अब हम एक टीएनडी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सपोज़ तुमने डैम्स की कर ली, अब मैरो की कर लेंगे, ठीक है? अब कैसे? 1 सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट टू बी गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अब जैसे तुमने ये 3 महीनों में डेज़ अलॉट करने हैं। पहले अगर तुमने 10 दिन हर सब्जेक्ट को दिए थे, तुम्हारे पास अभी 5 दिन होंगे देने के लिए। 5वें दिन या तो 4th डे, 4 दिन तुमने पढ़ा, 5वें दिन तुम एक टेस्ट दे दो। अब जो तुम टेस्ट दोगे, उसको तुम इस तरीके से एनालाइज़ करो कि अब तुम्हारा पहले जो टेस्ट दिया था, जो पहले टीएनडी का टेस्ट दिया था, उससे इम्प्रूव हुआ कि नहीं? अब तुमने अगर पहले डैम्स की थी, अब मैरो की कर लो, मैरो का सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट दे लो। अब तुम देखो कि अभी भी तुम्हारी क्या गलतियाँ हो रही हैं, या तुम्हारी अभी भी क्या वीकनेस है। अगर तुमने अच्छे से मेहनत की है, तो डेफिनिटली अब तुम्हारा जो स्कोर है सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट का, वो भी इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है?
जैसे कि मैंने बताया पूरी वीडियो मत देखना, जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनमें वही पार्ट देखना जो तुम्हें लगता है कि तुम यार कॉन्सेप्चुअली वीक है या तुम्हें जानना है कि तुम्हारी गलती कहाँ है। ओके, नेक्स्ट, कस्टम मॉड्यूल्स। अब मैंने पहले बताया था हर ऑल्टरनेट डे तुम्हें एक कस्टम मॉड्यूल करना है। अभी मैं बोलूंगा हर रोज एक कस्टम मॉड्यूल करना है ऑफ 25 एमसीक्यूज ईच। तो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम इंटर्नशिप में आगे बढ़ रहे हैं हमारी एमसीक्यू सॉल्व करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ रही है। तो मतलब हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि नोट्स पढ़ने का टाइम कम करना है। क्यों करना है? क्योंकि नोट्स हमें अब जल्दी जल्दी पढ़ने हैं। अब हमें देखना है कि मेरी गलतियां कहां हो रही हैं अभी भी। ठीक है, जो अभी तुम कस्टम मॉड्यूल करोगे ऑल 19 सब्जेक्ट्स हैशटैग क्लिनिकल ये सब लगा के हैशटैग लगा के तुम्हें सॉल्व करना है। इससे तुम सब 19 सब्जेक्ट्स के टच में बने रहोगे। चलो नेक्स्ट, अब जो थर्ड रिवीजन सेशन आएगा, तुमने अपने इंटर्नशिप के 9 मंथ में 2 बार रिवीजन कर ली। तुम्हारे दोस्त तुमसे पूछेंगे यार तेरी कितनी रिवीजन होगी? मेरी तो 2 हो गई। अब बचे 3 मंथ, आईएनआईसीटी आने वाला है, नीट पीजी आने वाला है। अब मैं 3 मंथ में 2 रिवीजन और कर लूंगा। कैसे करूंगा? लेट्स सी। तो तुम्हारा थर्ड रिवीजन साइकिल है 2 मंथ का। इंटायर 19 सब्जेक्ट्स अब हमने इन 3 महीनों में खत्म करने हैं। कैसे करेंगे? लेट्स सी। तो अब तुम्हें क्या करना है कि एक नई पर्सनलाइज्ड लिस्ट बनानी है। जो अब तुम्हारे जीटीज के बॉटम पे सब्जेक्ट है, जो परसेंटाइल स्कोर सबसे कम है उसको पहले पढ़ो, एंड जो जो तुम्हारे परसेंटाइल स्कोर अच्छे हैं उनको बाद में पढ़ो। अब जो ये वाले 2 मंथ हैं इनमें मेन फोकस होगा कंसाइज एंड कंसेप्चुअल नोट्स। देखो अभी तक तुम्हारे एक मेन नोट्स थे। अगर तुम सोचो कि तुम इन 2 महीनों में उन्हीं मेन नोट्स का एक एक वर्ड पढ़ लोगे तो तुम गलती कर रहे हो। एक एक वर्ड नहीं पढ़ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो तुम नोट्स को छोड़ दो। वो जो तुम्हारे इतनी मेहनत से 5.5 साल के में जो नोट्स बनाए हैं उनको करना है, उनको अपने साथ ही रखना है। इस 2 महीने में भी उन्हीं को पढ़ना है, लेकिन हर वर्ड नहीं पढ़ना उनका। अब देखो आजकल हर जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ कंसाइज नोट्स का एक कुछ ना कुछ फॉर्मेट तुम्हें प्रोवाइड करता है। टैम्स अपना डीवीटी कराता है, भाटिया वाइब कराता है, और अभी जो सेरिबेलम ऐप है उसमें बीटीआर होता है। ऐसे ही मैरो में रैपिड रिवीजन वीडियोस हैं, प्रेपलैडर में भी हैं। इन नोट्स में तुम जो भी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म के नोट्स को उठा के बैठ जाओ, फिर नहीं कर पाओगे कुछ। जो एक प्लेटफॉर्म तुम फॉलो कर रहे हो उसके कंसाइज नोट्स को अपने पास रखो इन 2 महीनों में। उससे तुम्हें पता लगेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उन नोट्स को पहले पढ़ो एंड देन गो बैक टू योर मेन नोट्स जो तुमने 4.5 साल में बनाए थे, एंड स्टडी ओनली सिलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम योर मेन नोट्स। इससे तुम 2 महीने में और जल्दी पढ़ सकोगे एंड इंपॉर्टेंट चीजों पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दे पाओगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी इन दीस 2 मंथ्स। इन 2 महीनों में भी पूरे के पूरे 19 सब्जेक्ट्स ही कवर करेंगे, तो 60 दिन और 19 सब्जेक्ट, यानी कि एवरेज 2 से 3 डेज पर सब्जेक्ट। तो अब तुम्हारी स्पीड और बढ़नी है। ओके, अब देखो जीटी फ्रीक्वेंसी अब और बढ़ जाएगी, 1 जीटी एवरी 2 वीक्स या 15 डेज। अब हमने हर मंथ में 2 जीटी देने हैं, तो हम और जीटीज देते रहेंगे। और अब तुम देखो कि तुम्हारा रैंक भी ऊपर ऊपर क्लाइंब करता रहेगा। अगर तुम पहले थाउजेंड्स में थे अब हंड्रेड्स में आ जाओगे, फिर टॉप 10 में भी कभी आ जाओगे। ठीक है, ऐसे होगा, बिलीव मी। एंड एमसीक्यू शेड्यूल, अब देखो नो मोर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज टू बी सॉल्व्ड। अब तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज का जमाना गया। अब तुमने 2 रिवीजन कर लिए हैं, तुम्हें पूरे 19 सब्जेक्ट आते हैं, पूछ ले भाई जो पूछना है। अब तुम्हें कोई सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो करने थे तुमने कर लिए। नो मोर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। देखो तुम 2 टीएनडी ऑलरेडी दे चुके हो, है ना? पहले 6 मंथ में एक करी, दूसरे 3 मंथ में एक दूसरी कर ली। अब कोई टीएनडी नहीं। अब जो टेस्ट आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज उनको आने दो, हम तो ग्रैंड टेस्ट करेंगे। अभी तुमने देखो ग्रैंड टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी ना, तो तुम अभी ग्रैंड टेस्ट पे अपना टाइम दोगे। नो मोर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, नो मोर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज। कस्टम मॉड्यूल्स, अब हम कस्टम मॉड्यूल्स की बात कर लेते हैं। पहले मैंने तुम्हें बोला था हर ऑल्टरनेट डे, पहले 6 मंथ में, फिर मैंने बोला हर रोज, एवरीडे। फिर अब मैं बोलूंगा, पहले मैं तुम्हें एक कस्टम मॉड्यूल बोलता था, अब मैं तुम्हें बोलूंगा दोस्तों 3 कस्टम मॉड्यूल्स ऑफ एटलीस्ट 25 एमसीक्यूज टू बी सॉल्व्ड डेली। अच्छा, अब मैं 3 क्यों बोल रहा हूं एकदम से? देखो तुमने अभी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना बंद कर दिया है ना, तो अब 3 कस्टम मॉड्यूल्स का यही रीजन है। क्या रीजन है? लेट्स सी, कि अब उसमें तुम्हें सब्जेक्ट वाइज भी मैं इंक्लूड करवाऊंगा, हमें छोड़ना कुछ नहीं है। देखो ऑल द 19 सब्जेक्ट्स कस्टम मॉड्यूल कंप्राइजिंग नीट आईएनआईसीटी क्लिनिकल, ये तुम पहले भी कर रहे थे अभी भी करना, तो एक कस्टम मॉड्यूल ये करोगे। दूसरा, कस्टम मॉड्यूल फ्रॉम द सब्जेक्ट यू आर स्टडीइंग करंटली। जैसे तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट के लिए 3 दिन है। अभी तो मान लो मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूँ, है ना? मैं 4 दिन में पढ़ूंगा उसको। तो मैं आज अगर उसको पढ़ रहा हूँ तो आज मैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ तो मैं 25 एमसीक्यूज का मेडिसिन का कस्टम मॉड्यूल करूंगा। मैं उसके सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज नहीं करूंगा, मतलब उसके मॉड्यूल्स को खोल के, लेकिन कस्टम मॉड्यूल जरूर करूंगा। इससे मेरे को पता लगेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे को कितना समझ में आ रहा है, मैं कितना उसको कर पा रहा हूँ, अप्लाई कर पा रहा हूँ। एक पीवाईक्यू ओनली कस्टम मॉड्यूल, मैंने बताया था ना पीवाईक्यूज ऊपर ऊपर आते रहेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आ रहे हैं ना ऊपर। अब एक पीवाईक्यू ओनली कस्टम मॉड्यूल तुम्हें सॉल्व करना स्टार्ट करना है फ्रॉम ऑल द 19 सब्जेक्ट्स। ओके, सो ये था अबाउट कस्टम मॉड्यूल इन द थर्ड रिवीजन। अब तुम समझ में आ गया ये जो थर्ड रिवीजन होगी 2 मंथ में, उसमें कैसे पढ़ना है नोट्स को। ठीक है, कितने जीटीज देने हैं, कितने कस्टम मॉड्यूल्स करने हैं, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह नहीं करने।
अब फोर्थ एंड द लास्ट रिवीजन, जिसको मैं बोलता हूँ लास्ट मंथ बिफोर द एग्जाम, जिसके ऊपर मैं पहले ही 2 वीडियोस बना चुका हूं। अभी मैं तुम्हें कंसाइज में बताऊंगा कि इस लास्ट मंथ में भी तुम्हें कैसे पढ़ना है। लास्ट मंथ ऑफ इंटर्नशिप और लास्ट मंथ बिफोर एग्जाम में तुम्हें ऑल 19 सब्जेक्ट्स करने हैं, लेकिन स्कीमा टॉपिक्स की जो गाइड बुक मैंने तुम्हें दी है उस गाइड बुक से करना है। लास्ट मंथ में सिर्फ उसी गाइड बुक को पढ़ना है जिसमें 19 सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज के स्कीमा टॉपिक्स हैं। उसको अपने सामने रखते हुए 19 के 19 सब्जेक्ट तुम्हें कंप्लीट करने हैं। एवरेज 1 to 2 डेज पर सब्जेक्ट तुम्हारे पास है। अब इसमें तुम्हारा मेन फोकस क्या रहेगा? स्कीमा टॉपिक्स, प्रॉपर रिवीजन एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस। अब तुम्हें इसमें पीवाईक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे? अब 1 जीटी एवरी वीक, अब हर हफ्ते तुम्हें एक जीटी देनी, तो लास्ट मंथ में तुम्हें 4 जीटीज सॉल्व करने हैं, ठीक है, विद जीटी एनालिसिस ऑन सेम डे। और इस मंथ में तुम्हें ट्राई करना है कि तुम नेशनल मॉक्स दे पाओ। नेशनल मॉक्स जैसे कंडक्ट करते हैं ना, मैरो नेशनल एनआईसीटी मॉक, प्रेप नेशनल एनआईसीटी मॉक, ये नेशनल वेट एग्जाम्स का सीबीटी होता है ना। तो ये जो बड़े वाले टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये तुम्हें देने हैं। इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग तुम्हें पता लगेगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट मंथ। तुम्हें हर 1 जीटी पर वीक देना है। एमसीक्यू शेड्यूल, नो मोर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू टू बी सॉल्व्ड इन द लास्ट मंथ, मैं पहले ही बता चुका हूं। टेस्ट फ्रीक्वेंसी, नो मोर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट टू बी गिवन इन द लास्ट मंथ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। एंड कस्टम मॉड्यूल, 3 कस्टम मॉड्यूल्स ऑफ एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज ईच टू बी सॉल्व्ड डेली। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था 3 कस्टम मॉड्यूल, जो थर्ड रिवीजन में 25 एमसीक्यूज थे, अब वही 3 कस्टम मॉड्यूल लेकिन 50 एमसीक्यूज, क्योंकि लास्ट मंथ में जितनी ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। एंड पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो कस्टम मॉड्यूल देखो, एक तो पीवाईक्यू ओनली कस्टम मॉड्यूल है जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही स्कीमा टॉपिक्स पढ़ रहे हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही कस्टम मॉड्यूल को भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम ऑल द 19 सब्जेक्ट्स। तो इट इज कॉल्ड पीवाईक्यू ओनली कस्टम मॉड्यूल। एंड एक ऑल 19 सब्जेक्ट, ताकि तुम्हारा हर 19 सब्जेक्ट से टच बना रहे in every possible way, comprising hashtag NEET, hashtag INICT, hashtag clinical, ये हैशटैग यूज करते हुए तुमने 90 सब्जेक्ट्स का कस्टम मॉड्यूल यूज करना है। एंड कस्टम मॉड्यूल फ्रॉम सब्जेक्ट यू आर स्टडीइंग करंटली। सपोज करो तुम 2 दिन दे रहे हो एक सब्जेक्ट को, तो उन 2 दिन में उस सब्जेक्ट का एक कस्टम मॉड्यूल भी तुम्हें सॉल्व करना है, ताकि तुम्हें उस सब्जेक्ट को थोरो अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। जो उसके कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो तुम रिवाइज करते वक्त ओवरलुक करते हो, वो तुम एमसीक्यूज के थ्रू अच्छे से लर्न कर सको। तो इस तरीके से पूरे 12 मंथ की इंटर्नशिप में 4 रिविजन्स तुम्हें एटलीस्ट कंप्लीट करनी है। एंड इस तरीके से तुम एमसीक्यूज को, टेस्ट को, ग्रैंड टेस्ट को, कस्टम मॉड्यूल्स को, नोट्स को बैलेंस कर पाओगे अपने इंटर्नशिप और वेरी क्रूशियल टाइम में। एंड अगर तुम ये कर पाते हो तो बिलीव मी, अ वेरी गुड रैंक, अ वेरी गुड ब्रांच एंड वेरी गुड इंस्टीट्यूट इज वेटिंग फॉर यू। माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं अब फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल एंड फाइनल प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि उन्हें अपने रिस्पेक्टिव ईयर में कैसे पढ़ाई करनी है। सो दिस वाज द इंटर्नशिप वीडियो बिकॉज इट वाज द मोस्ट डिमांडेड वीडियो फ्रॉम मी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से डिमांड कर रहे थे कि हमें इंटर्नशिप में कैसे पढ़ना है, सो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। सो आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।